क्या कोई और रास्ता था? दूसरी समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा का अपना अनूठा रोमांच होता है और यात्रा करने वालों की बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं, क्योंकि आपकी नाव या जहाज के चारों ओर पानी के विशाल विस्तार के अलावा कुछ भी नहीं होता है और आपको अपनी नाव या जहाज की उस सूक्ष्म दुनिया में घंटों, दिनों, महीनों और कभी-कभी वर्षों तक समय गुजारना पड़ सकता है। हालांकि किसी विलासितापूर्ण पर्यटक पानी के जहाज से यात्रा करना एक अलग चीज होती है, क्योंकि समय सीमा निर्धारित होती है और लग्जरी क्रूज विलासितापूर्ण पर्यटक पानी का जहाज पर बहुत से मनोरंजन के साधन होते हैं और नए लोगों से मिलना हमेशा संभव होता है। मौसम बहुत ही सुहाना था और हर दिन की तरह ही उस दिन भी मुंबई से गोवा के लिए पर्यटक पानी का जहाज रवाना होने के लिए तैयार था। जहाज का आखिरी सायरन पहले ही बज चुका था। सभी यात्री पहले से ही जहाज के डेक पर खड़े बंदरगाह पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को हाथ हिला रहे थे। बंदरगाह पर उन्हें विदा करने आए लोग भी उतने ही उत्साहित थे और जोर जोर से हाथ हिला रहे थे। अधिकांश केबिन यात्रियों ने उस जहाज पर पहले से ही अपने अपने केबिनों पर कब्जा कर लिया था। जीवन अपने विलासितापूर्ण केबिन में अपने सामान को ठीक जगहों में रखने में व्यस्त था। नन्हा अनमोल उस काम में जीवन का सहयोगी बनने की कोशिश कर रहा था। वह एक अच्छी तरह से सुसज्जित केबिन था, सभी जरूरी सुविधाओं के साथ। ऊपर नीचे 2 बर्थ, 2 बिस्तर, केंद्र में एक मेज, एक छोटी लकड़ी की अलमारी, एक वॉश बेसिन और एक संलग्न बाथरूम था। वो एक वातानुकूलित केबिन था। केबिन के अंदर जल रही हल्की लाल बत्ती माहौल को और आकर्षक बना रही थी। सीमा जहाज के डेक पर लगी रेलिंग के सहारे खड़ी दूर क्षितिज की ओर देख रही थी। वो अपने विचारों में खोई हुई थी। जीवन और छोटा अनमोल केबिन में जो कर रहे थे उसके प्रति सीमा लगभग उदासीन थी। अचानक उसने समुद्र की लहरों को विशाल स्टील के जहाज से टकराते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो लहरें तड़प तड़प कर रो रही थी। वो अपने जीवन की तुलना उन बिखरती समुद्री लहरों से करने लगी। सुनो, तुम्हारा छोटा ब्रीफकेस कहाँ है? जीवन की आवाज ने सीमा को चौंका दिया। उसने मुड़कर जीवन की ओर देखा। जीवन सीमा की तरफ उम्मीद से देख रहा था, लेकिन सीमा ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। जीवन चिढ़ गया और बोला, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? तुम कहाँ हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या हुआ है। क्या तुमको अपनी अगली कहानी के लिए कोई नया प्लॉट मिल गया है? जीवन के आखिरी प्रश्न में हास्य का एक रंग था, मानो वह उसे अपने तरीके से चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। सीमा उसके पीछे पीछे केबिन में चली गई और एक कोने में अपना छोटा ब्रीफकेस रखा देखा। जीवन ने राहत की सांस ली और कहा, मुझे लगा कि तुमने इसे टैक्सी में छोड़ दिया था। जीवन ने अनमोल के बालों को सहलाया और उसकी पीठ पर थपथपाते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सहायक, मदद के लिए। नन्हा अनमोल मुस्कुराने लगा। पता चला कि किसी तकनीकी कारण से जहाज के प्रस्थान समय में 2 घंटे की देरी हुई थी। जीवन मुस्कुराया और उसने सीमा से कहा, चलो बाहर चलते हैं और चाय पीते हैं। इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही मुझे उबा दिया है। हम पहले ही 2 घंटे लेट हैं। बेहतर होता कि हम कार से गोवा आते, लेकिन मास्टर अनमोल ने जोर देकर कहा कि इस तरह पानी के जहाज से यात्रा करनी है। मुझे नहीं पता कि बच्चों को पानी का जहाज या नाव में यात्रा करने में क्या मजा आता है। जहाज के ऊपरी डेक पर सैकड़ों यात्रियों के अनजान चेहरे थे। सीमा जीवन का चेहरा तो कितने अच्छे से पहचानते थी, लेकिन उसे लगा जैसे वह भी उन अजनबियों में से एक था। नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मेरा मन खराब हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं बीमार पड़ने जा रही हूँ। आप जानते हैं कि हाँ हाँ, मुझे सब पता है। चलो अनमोल, हम बाहर जाएंगे।
तुम्हारी माँ को नहीं पता कि कब खुश होना है और कैसे खुश होना है। जीवन की आवाज में गुस्सा था। उसने क्रोधित निगाहों से सीमा की ओर देखा और अनमोल की ओर मुड़ गया। जीवन और नन्हा अनमोल केबिन से बाहर चले गए और सीमा केबिन के एक बिस्तर पर गिर पड़ी। वो अपने आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वो सचमुच एक कटे हुए पेड़ की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी थी। उसने सोचा कि क्या जीवन पहले ही सब कुछ भूल चुका था। सीमा ने इसी जहाज पर अपना सब कुछ खो दिया था। हालांकि वो 10 साल पहले हुआ था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कुछ ही दिन पहले ही हुआ हो। उस दिन वह इस तरह के एक जहाज पर सवार थी। आज वह एक बार फिर जहाज पर सवार थी। हालांकि 10 साल पहले वो लंदन जाने के लिए बेताब थी, लेकिन अब वे गोवा जा रहे थे। पहली समुद्री यात्रा। नन्ही आशु को गोद में लिए वो जहाज के डेक तक जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने ही वाली थी कि रोहित ने आशु को खींच लिया और हंसने लगा। उसने सचमुच सीमा को चौंका दिया था। ये तुम्हारा काम नहीं है सीमा, मैं अपनी बेटी को उठाकर ले जाऊंगा। ये मेरे जैसे खच्चर का काम है, ना कि तुम जैसी नाजुक सुंदरता का। हाँ, बस अपने शरीर को अपनी साड़ी से ढक दो ताकि किसी की बुरी नजर तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। ओ रोहित, तुम भी बस हद कर देते हो, सीमा ने विनम्रता से कहा। उसने अपनी साड़ी की तरफ देखा। ये लाल रंग की कढ़ाई वाली साड़ी थी जिसे उसकी सास ने उस दिन पहनने की आज्ञा दी थी। आखिर उनकी बहू पहली बार विदेश जा रही थी। वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह एक शुभ रंग की लाल साड़ी पहने। उसे साड़ी पहनने की आदत नहीं थी, लेकिन वह अपनी सास को मना नहीं कर सकती थी। नन्ही आशु को ले जाना काफी मुश्किल था क्योंकि उसका एक हाथ अपनी साड़ी को संभालने में व्यस्त था। रोहित नन्ही आशु के साथ बेहद खुश था। वह अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा था। तब आशु केवल 8 महीने की थी। सीमा की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी छोटी बेटी को लंदन ले जाए, लेकिन रोहित ने जोर देकर कहा कि वह अपनी बेटी के बिना नहीं जाएगा। उसकी सास ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की थी कि वह अपनी छोटी बेटी को उसके पास छोड़ दे, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी और आशु को साथ ले जाने की जिद की। रोहित ने कहा था, मैं अपनी बेटी से 3 साल तक दूर नहीं रह सकता। 3 साल बाद जब हम लौटेंगे तो हमें अपनी बेटी को फिर से अपना परिचय देना होगा। और तुम्हारा साथ देगी सीमा। मैं व्यस्त रहूंगा मेरी पढ़ाई में और यह छोटी सी गुड़िया तुमको व्यस्त और खुश रखेगी। रोहित अपनी बेटी आशु से बहुत प्यार करता था। बिस्तर पर अपनी करवट बदलते हुए भी वह उठकर आशु की नब्ज को थोड़ा चेक करता था। सीमा अपने पति को अपनी बेटी की इतनी चिंता करते देखकर मुस्कुराती थी। एक दिन जब वह आशु की नब्ज चेक कर रहा था, सीमा ने रोहित से कहा, मैं आपको समझ नहीं सकती रोहित, आप एक डॉक्टर हैं और आप घर पर भी एक मरीज की तलाश में रहते हैं। रोहित बहुत ही अच्छा पारिवारिक व्यक्ति होने के अलावा एक बहुत ही अच्छा इंसान था। लंबा और हैंडसम रोहित शारीरिक रूप से मजबूत आदमी था, लेकिन उसके पास एक बच्चे का दिल था। विपरीत परिस्थिति में वह कभी विचलित नहीं होता था और हंसता मुस्कुराता रहता था। कई मौकों पर सीमा ने रोहित को थोड़ा गंभीर और जिम्मेदार बनने को कहा था, लेकिन रोहित कहता था, मैं गंभीर क्यों हूं, बस यही जिंदगी मुझे मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे दुखी कर सके। नहीं रोहित, तुम सब कुछ इतने हल्के में लेते हो, ये कभी कभी मुझे डराता है। कृपया आप गंभीर हो जाओ, अब तुम एक बेटी के पिता हो। सीमा उसे मजाक में डांटती थी। सीमा की रोहित की मां से बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसने कभी अपनी सास को सास कहकर नहीं बुलाया था, वो उनको मां ही कहती थी। रोहित की मां कहती थी, बचपन से ही रोहित ऐसा ही रहा है। जब मेरे पति का निधन हुआ तो रोहित ने मुझे एक दिन भी रोने नहीं दिया। भगवान उसको बहुत लंबी उम्र दे। सास रोहित को गर्व भरी निगाहों से देखती थी
और उसकी खूब प्रशंसा करती थी। रोहित को विरासत में बहुत बड़ी संपत्ति मिली थी और उसकी आमदनी भी बहुत थी, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया था। वो सभी के साथ बहुत विनम्र था, चाहे वे उसके सहयोगी हों या उसके नीचे काम करने वाले लोग। वो घर में सभी को, यहां तक कि नौकरों को भी उचित सम्मान देता था। वो अपने ड्राइवर के साथ अपने छोटे भाई के जैसा व्यवहार करता था। रोहित के पिता अपने जीवन काल में रोहित को एक महान हृदय शल्य चिकित्सक के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि उनकी इच्छा पूरी हो पाती, वे पृथ्वी से विदा हो गए। रोहित इस बात से दुखी था कि जब वह जीवित थे तो वो अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं कर सका था। अपनी शादी के बाद उसने सीमा को अपने पिता, अपनी माँ और अन्य रिश्तेदारों के बारे में सब कुछ बता दिया था। एक दिन उसने सीमा से कहा था, सीमा, हमारी बेटी आशु डॉक्टर नहीं बनेगी। मैं चाहता हूं कि वह तुम्हारी तरह एक सुंदर गृहिणी बने। वो अपनी शादी के बाद बहुत खुश था, क्योंकि सीमा छोटी छोटी कहानियां लिखने वाली एक लेखिका थी। रोहित को सीमा के द्वारा लिखी हुई कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था। आप कुछ गंभीर काम क्यों नहीं करते? सीमा ने एक दिन रोहित से कहा, जब उसने सीमा की विचार प्रक्रिया को तोड़ने की कोशिश की। वो अपनी नई कहानी के लिए एक नए कथानक के बारे में सोच रही थी। क्या हमारी बेटी के भविष्य के बारे में सोचने से ज्यादा गंभीर कोई और काम है? रोहित ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा था। अब कृपया सोने की कोशिश करो, अब इस बातचीत के लिए बहुत देर हो चुकी है। हमारी बेटी डॉक्टर क्यों नहीं बनेगी? सीमा ने बिस्तर में उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, नहीं, वह डॉक्टर नहीं बनेगी, लेकिन वह डॉक्टर की पत्नी जरूर बनेगी। वो अपनी माँ का प्रतिबिंब होगी। क्या यह अच्छा नहीं होगा? उसके चेहरे पर एक बहुत ही मधुर चंचल मुस्कान थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बहुत ही नाटकीय ढंग से बदल गया। रोहित को लंदन के एक अस्पताल से निमंत्रण मिला। उसको उस अस्पताल में 3 साल तक सेवा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। रोहित खुश था, लेकिन उसकी माँ उदास हो गई। उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। नहीं माँ, मैं विदेश नहीं जाऊंगा। मैं इस शहर में अपने पिता की इच्छा पूरी करूंगा, रोहित ने अपनी माँ से कहा। उसने दोनों हाथों को उसके कंधों पर रखकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की। माँ भावुक हो गई और बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुम्हें ऐसे मौके रोज नहीं मिलेंगे। जब तुम एक महान सर्जन बनकर वापस आओगे तो मुझे कितनी खुशी होगी। मैं अपने बेटे के लिए खुश हूँ। तुम इंग्लैंड जाओगे और 3 साल वहीं रहोगे, और सीमा भी तुम्हारे साथ जाएगी। नहीं माँ, मैं सीमा और आशु को अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? आप यहाँ अकेली हो। नहीं, मैं आपको घर में अकेला नहीं छोड़ सकता, रोहित ने बहुत दृढ़ता से कहा। नहीं रोहित, मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी की देखभाल नहीं कर सकती हूँ। वे तुम्हारे साथ ही जाएंगे। मैं अकेली हूँ और मैं यहाँ अपना समय आराम से बिता लूंगी। मैं अपने रिश्तेदारों से मिलूंगी और कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहूंगी। 3 साल बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। अब तुम्हें अपना घर बसाना है, माँ ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। रोहित कुछ न कह सका। वो अपनी माँ को घूरता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। जब रोहित और सीमा अकेले थे तो उसने सीमा से कहा, क्या तुमने देखा सीमा, ये मेरी माँ है। वो मेरा मन पढ़ सकती है। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं उसका एकमात्र सहारा हूं, लेकिन उसने मुझे कितनी आसानी से मुक्त कर दिया उस बंधन से। पानी के जहाज से इंग्लैंड जाना रोहित का आइडिया था। सीमा विमान से यात्रा करना चाहती थी, लेकिन रोहित ने उसे समझाया, ये एक महीने की यात्रा होगी। हमारे चारों ओर हर जगह पानी और रात में एक अंधेरा तारों वाला आकाश। ये जीवन भर का अनुभव होगा। तुमको समुद्री यात्रा में मेरे साथ बिताने को पूरा 1 महीना मिलेगा और हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। अपनी यात्रा के शुरुआती दिन में सब कुछ बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। रोहित और सीमा डेक पर आते और रेलिंग की ओर झुकते हुए जहाज से टकराती लहरों की गिनती करते। अचानक दोनों साथ साथ हंसने लगते, मानो कोई मजेदार वाकया याद आ गया हो। उनके पास खड़े लोग उनकी अचानक हंसी पर चकित रह जाते थे। वे अपने आसपास के लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, एक दूसरे में गहराई से खोए हुए रहते थे। रात में वे अपना केबिन छोड़ देते और अपने साथ एक गद्दा लेकर बाहर खुले डेक पर चले जाते थे।
वे अपनी छोटी बेटी को चालक दल द्वारा प्रदान किए गए एक छोटे से बिस्तर में आराम से सुला जाते थे। वो अपने केबिन को बंद कर देते थे और अपने गद्दे को डेक पर फैला देते थे। वे आकाश में तारों को देखते हुए कंधे से कंधा मिलाकर लेटे हुए अपने मधुर भविष्य की योजनाएं बनाते थे। सीमा, ऐसा लगता है कि मैं भी एक कहानी लेखक बन रहा हूं। काश ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यहाँ सब कुछ कितना शांतिपूर्ण और रोमांटिक है। रोहित जब भी ऐसा बोलता तो सीमा की आंखों में देखता रहता। क्यों नहीं, अगर आप हमारी बेटी के साथ पूरा एक दिन बिताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका रोमांस कहाँ गायब हो गया है। मुझे दिन में दर्जनों बार उसकी लंगोटी बदलनी पड़ती है। मुझे उसे हर घंटे खिलाना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि कोई इंसान इन जरूरी कामों को करने के बाद भी रोमांटिक रह सकता है? सीमा रोहित के धैर्य की परीक्षा लेती दिख रही थी। इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाता, सीमा ने कहा था, एक बार जब वह रोने लगती है तो वह घंटों तक नहीं रुकती। ये मेरे लिए बहुत अधिक है, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, एक माँ का कर्तव्य है कि मैं अपने रोमांस का त्याग कर दूं बच्चे की खातिर। तुमको नहीं पता कि एक बच्चे के साथ कैसे बातचीत करनी है सीमा? क्या तुम नहीं देखती हो कि जब वह मेरी बाहों में आती है तो वह रोना बंद कर देती है? आखिरकार वो मेरी बेटी है। वो जानती है कि कौन उससे ज्यादा प्यार करता है। मेरी बेटी सब कुछ जानती है, मेरी प्यारी बेटी। तुम क्या कहती हो? रोहित ने नन्ही आशु का माथा चूमते हुए कहा था एक दिन। करीब 10 दिन बाद जब उनका जहाज स्वेज नहर में घुसा तो रोहित उत्साहित हो गया। उसने सीमा से कहा, कुछ ही घंटों में हम भूमध्य सागर तक पहुंच जाएंगे। हम इटली, ग्रीस और कई अन्य द्वीपों से गुजरेंगे। वापस आते समय हम रोम में कम से कम 1 सप्ताह बिताएंगे। सीमा ने कहा, आप रोम क्यों जाना चाहते हैं और पेरिस क्यों नहीं? मैं कुछ दिन पेरिस में बिताना चाहूंगी, सीमा ने कहा, क्योंकि उसने पेरिस में रात के जीवन के बारे में बहुत कुछ सुना था। रोहित ने सीमा को चिढ़ाने की कोशिश की। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है प्रिय? क्या तुम पेरिस में एक मॉडल बनने की सोच रही हो? भारतीय मॉडल लड़कियां वहां बहुत मांग में हैं। हजारों फ्रांसीसी सज्जन तुम्हारे लिए मरेंगे। अगर तुम मॉडलिंग करने लगी तो तुम खलबली मचा दोगी और हर तरफ बस तुम्हारी ही चर्चा होने लगेगी। क्या आपको मेरे मॉडल बनने से कोई आपत्ति है? सीमा ने तुरंत उसकी ओर देखते हुए कहा, बेशक मुझे आपत्ति है। अगर कोई तुमको जरूरत से ज्यादा देखता है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। अगर कोई तुम्हारे करीब आता है तो मन करता है कि उसको कच्चा खाऊं। रोहित ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही सुखद मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं अपनी माँ को बता दूंगी कि उनका शाकाहारी बेटा यूरोप पहुंचने से पहले ही नरभक्षी हो गया। वो हंसने लगी। मेरी प्यारी माँ अपने बेटे को जानती है, वो तुम पर विश्वास नहीं करेगी। रोहित के चेहरे पर मुस्कान अभी भी थी। सीमा अचानक डेस्क से निकल गई और अपने केबिन की ओर चलने लगी। उसने आशु को दूध पिलाने की बोतल दी और बिस्तर पर लेट गई। वह एक पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। थोड़ी देर बाद रोहित केबिन में घुसा और बेड के सामने बैठ गया। उसने माँ और बेटी को बहुत ध्यान से देखा। आशु खुशी से बोतल का निप्पल चूस रही थी और सीमा उसकी मैगजीन में खोई थी। उसने बगल के बिस्तर पर मैगजीन नीचे रखी और रोहित की ओर देखा और कहा, तो क्या मैं डॉक्टर को बुला सकती हूँ? वो मुस्कुरा रही थी। ये सबसे लोकप्रिय लाइन थी जिसे रोहित सीमा से सुनना बहुत पसंद करता था। रोहित अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखता और कहता था, देखो मैं मर रहा हूं, मुझे अपने प्यार की दवा दो और मुझे बचा लो सीमा। रोहित के बिना सीमा को अचानक शक हुआ, क्योंकि रोहित ने काफी समय से कोई जवाब नहीं दिया था। उसने रोहित को देखा और मुस्कुरा दी। उसने सोचा कि वह अभिनय कर रहा था। उसका चेहरा गहरा और स्थिर लग रहा था। सीमा उछलकर रोहित की ओर दौड़ी। वो देख सकती थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। रोहित का एक हाथ उसकी छाती पर था और वो बोलने की कोशिश कर रहा था, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर। सीमा घबरा गई और उसके हाथ डर से कांपने लगे। उसने उसके माथे को छुआ, पसीने से भीगा हुआ था। उसने रोहित का सीना रगड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो केबिन से बाहर भागी।
और चारों दिशाओं में देखने लगी। बगल के केबिन का दरवाजा खुला हुआ था। उस केबिन में एक आदमी था। सीमा ने लगभग रोते हुए उससे कहा, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कुछ हो गया है, वो बहुत बीमार लग रहा है, कृपया डॉक्टर को बुलाएं। सीमा खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई और जमीन पर गिर पड़ी। उस आदमी ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। वो बेहोश थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजनबी के केबिन में पाया। उस केबिन में और कोई नहीं था। वो हकीकत में वापस आ गई। उसे याद आया कि वो वहां मदद मांगने आई थी। वो उठी और अपने केबिन की ओर भागी। जब वो अपने केबिन में पहुंची तो उसे वहां एक डॉक्टर और एक नर्स मिले। उसने नर्स से कहा, सिस्टर, रोहित कैसा है? मेरा बच्चा कहाँ है? नर्स ने सीमा के कंधों पर हाथ रखा और कहा, बहुत ही पेशेवर तरीके से, श्रीमती रोहित, हमें खेद है, डॉक्टर रोहित अब नहीं रहे। उन्हें बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर के आने से पहले उनका निधन हो गया। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। वो कुछ मिनट पहले तक ठीक था। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। रोहित कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो चिल्लाने लगी, एक सम्मोहित महिला की तरह। उसके शरीर को एक केबिन में सील कर दिया गया है महोदया, नर्स ने सूचित किया। सीमा स्तब्ध रह गई। वो अपनी चौड़ी पथरीली आंखों से नर्स को घूरती रही। रोहित ने उसे उस विशाल भूमध्य सागर में अकेला छोड़ दिया था। वो नहीं जानती थी कि क्या करना था और क्या कहना था। एक पल में उसका हंसता खिलता पति उसको छोड़कर चला गया था। उसको तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इधर उधर रोहित रोहित चिल्लाती हुई दौड़ने लगी। इस बीच जहाज का कप्तान, डॉक्टर और कुछ भारतीय वहां आ गए। वे उसे सांत्वना देने लगे। उसे एक नर्स की गोदी में नन्ही आशु दिखी। बेचारी आशु को तो कुछ भी नहीं पता था कि अचानक क्या हुआ था। कप्तान ने सीमा से कहा, श्रीमती रोहित, आपकी अनुमति की आवश्यकता है। इंग्लैंड पहुंचने में कुछ और दिन लगेंगे। तब तक शरीर सड़ चुका होगा। हम शव को यहां नहीं रख सकते। आपकी अनुमति से हम शव को पानी में प्रवाह कर सकते हैं, पूरी विधि विधान के साथ जल समाधि दे सकते हैं। सीमा चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं उसका शरीर समुद्र में नहीं फेंकने दूंगी। मैं जितना पैसा चाहिए खर्च कर सकती हूँ। मैं उसे एक सम्मानजनक धार्मिक दाह संस्कार देना चाहती हूँ। मैं कर सकती हूँ। कृपया ऐसा मत कीजिए। मेरे रोहित को समुद्र में मत फेंकिए। लेकिन यह संभव नहीं है श्रीमती रोहित। हमें एक दिन के लिए रोम बंदरगाह पर रुकना होगा। मुझे नहीं लगता कि हमें वहां ऐसा करने की अनुमति देंगे। जहाज के कप्तान ने सीमा को समझाया, कृपया रोम में भारतीय दूतावास से संपर्क करें। वे मेरे पति को जानते हैं। मैं रोहित को यहां नहीं छोड़ सकती। वो कप्तान से अनुरोध करते हुए रो पड़ी। हमने आपका सामान दूसरे केबिन में स्थानांतरित कर दिया है। आपका केबिन सील रहेगा, कप्तान ने कहा। सीमा ने ब्रीफकेस से अपनी चेकबुक निकाली और एक खाली चेक पर हस्ताक्षर करके कप्तान को देने की कोशिश की। आप जितनी राशि की जरूरत है उसे भर सकते हैं। नहीं मैडम, मैं ये चेक नहीं ले सकता। हम रोम में भारतीय राजदूत से संपर्क करेंगे। कृपया परेशान ना हो। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हमें इस सब के लिए बहुत खेद है। कप्तान वास्तव में बहुत दुखी दिखे। सीमा रोहित की लाश देखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे केबिन में नहीं जाने दिया। वो एक मृत रोहित की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था, जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। सीमा उसे वापस नहीं बुला सकती थी। उसने याद किया कि वो कई मौकों पर रोहित को डांट दिया करती थी जब वो बहुत तेजी से चल रहा होता था। क्या तुम थोड़ा और धीरे नहीं चल सकते? तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है। मैं तुम्हारे साथ कभी बाजार नहीं आऊंगी। तुम लगभग दौड़ रहे हो रोहित। मैं अपनी गति से चलना जारी रखूंगा। तुम चाहो तो अपनी कार में मेरे पीछे आ सकती हो, रोहित ने उसको मुस्कुराकर कहा था। सीमा ने कहा था, ऐसा लगता है कि आप मेरे बगल में नहीं चलना चाहते। मुझे लगता है कि आप मुझसे दूर भागना चाहते हैं। रोहित ने हंसकर कहा था, अगर मैं तुमसे भाग गया तो तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगी। रोहित, कृपया वापस आ जाओ।
मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगी कि तेज मत चलो। रोहित प्लीज वापस आ जाओ। वो सील बंद केबिन के बाहर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। डॉक्टर और नर्स ने उसे समझाने का प्रयास किया। वे उसे उस केबिन से दूर ले गए। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया रोहित? तुमने मेरे साथ रहने का वादा किया था। और रोती रही और चिल्लाती रही। आज भी जब सीमा अकेली होती है तो उसे लगता है कि रोहित उसके पास खड़ा है, उसकी सारी गतिविधियों को देख रहा है। ऐसी स्थिति में वह डर जाती है। उसे रोम में 4 दिन बिताने पड़े। भारतीय समुदाय के लोगों ने उसकी बहुत मदद की। उन्होंने रोहित के दाह संस्कार की व्यवस्था की। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए लगातार जलती चिता को देख रही थी। रोहित और उसने बाहर लौटने के रास्ते में 4 दिनों के लिए रोम में रहने की योजना बनाई थी, लेकिन वह उसे हमेशा के लिए वहीं छोड़ रही थी। भारतीय राजदूत बहुत मददगार व्यक्ति थे। उन्होंने सीमा और उसकी छोटी बेटी को सांत्वना देने की पूरी कोशिश की। दाह संस्कार के बाद उन्होंने उसे रोहित की राख एक छोटे से कलश में दे दी। वह शमशान घाट से निकलने ही वाली थी कि नन्ही आशु रोने लगी। उसे अपने पति के शब्द आ गए। छोड़ो उसे मैडम, मैं उसका पिता हूं, मैं उसे अपने कंधों पर ले जाऊंगा। सीमा ने सोचा कि शायद उसकी छोटी बेटी को भी अपने पिता के मजबूत हाथों की जरूरत थी। राजदूत ने सीमा और उसकी छोटी बेटी के लिए रोम में सारी व्यवस्था कर दी। वो 2 दिन बाद वापस दिल्ली के लिए फ्लाइट में थे। उसने पहले ही अपनी सास को संदेश भेज दिया था और उससे फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सास बहुत परेशान थी। सीमा को नहीं पता था कि वो उसका सामना कैसे करेगी। जब वो अपनी सास से मिली तो वो सफेद साड़ी में थी। उसने उसे कसकर गले से लगा दिया और जोर जोर से रोने लगी। सास भी रो रही थी। सीमा, तुम 6 फुट लंबे रोहित के साथ गई थी, लेकिन तुम उसे इस छोटे से कलश में वापस ले आई हो। उसके बाद उसे अजीब लग रहा था। हालांकि उसकी सास और आशु घर में थे, लेकिन वह वहां बिल्कुल अकेला महसूस करती थी। वह अपने शयन कक्ष में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कुछ दिनों तक वह ड्राइंग रूम में सोफे पर सोती रही। उसकी सास बहुत समझदार महिला थी। उसने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया और सीमा को समझाने लगी कि वह हमेशा के लिए शोक में नहीं रह सकती थी। उसे देखो, अपनी बेटी को देखो, वो बिल्कुल अपने पिता की तरह मुस्कुराती है। रोहित भी मेरी बाहों में सोता था और अब वो भी यही चाहती है। उसकी सास अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी। हालांकि पूरी कोशिश की कि सीमा उसको अपने और आशु के भविष्य के बारे में कुछ कहे, लेकिन वो समझ गई कि सीमा कितनी अकेली थी। लगभग 2 महीने बाद एक दिन उसने सीमा से कहा, मुझे लगता है कि तुमको अपनी पीएचडी पूरी करनी चाहिए। रोहित के पिता की इच्छा थी कि उनकी बहू उच्च योग्यता प्राप्त करे। तुम प्रथम श्रेणी एमए हो और तुम्हारे लिए पीएचडी करना मुश्किल नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकती हो। कृपया अपनी शिक्षा बर्बाद न करो मेरी बेटी। अब तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा सोचना एक माँ का कर्तव्य है। विश्वविद्यालय जाओ और पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन करो। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पैसे रोहित को वापस तो नहीं ला सकते थे। एक बहुत बड़ा बंगला था और घर के हर नुक्कड़ पर रोहित की यादें थी। करीब 1 हफ्ते बाद उसकी सास उसे यूनिवर्सिटी ले गई। जब सीमा कार से उतर रही थी तो सास ने कहा, आज तुम एक नए जीवन में कदम रख रही हो। भगवान तुम्हारे साथ रहे। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। कॉलेज वापसी। सीमा कॉलेज जाने लगी। क्योंकि उसका पिछला शैक्षिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, इसलिए उसको तुरंत डॉक्टरेट कार्यक्रम में स्वीकार कर लिया गया। लगभग 2 महीनों में उसने खुद को अपने आसपास के शैक्षणिक माहौल का एक सक्रिय हिस्सा बनने में सक्षम बनाया। उसकी अनुपस्थिति में उसकी सास छोटी आशु की देखभाल करती थी। घर में कई नौकर और 2 नौकरानियां थी, इसलिए सीमा को अपनी बेटी की ज्यादा चिंता नहीं थी। उसके बाद सब कुछ इतनी तेजी से हुआ
कि उसके पास रुकने और सोचने का समय नहीं था। एक दिन वह कॉलेज की लाइब्रेरी में थी। उस दिन उस लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात जीवन से हुई। वह भी उसके किताब की तलाश में था जो सीमा चाहती थी। जीवन उस कॉलेज में लेक्चरर था। वह समाजशास्त्र विभाग में काम करता था। जीवन को उस कॉलेज में एक प्रतिभाशाली, बहुत ही विद्वान व्यक्ति माना जाता था। पहली मुलाकात में ही सीमा उससे बहुत प्रभावित हुई। मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या आप हाल ही में शामिल हुई हैं? उस दिन पुस्तकालय में जीवन ने सीमा से पूछा। हाँ, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया था। अब मैं यहाँ पीएचडी करने आई हूँ। सीमा ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। ओह, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि डॉक्टर रजत राय आपके मार्गदर्शक हैं, है ना? जीवन ने कहा। आप कैसे जानते हो? सीमा ने स्पष्ट आश्चर्य के साथ कहा। डॉक्टर राय हम जैसे गाइड के लिए आप जैसे विद्वान लड़की को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हंसने लगा। मैं विद्वान नहीं, ये सच नहीं है। सीमा ने बहुत गंभीरता से कहा। मैं साबित कर सकता हूं कि आप एक विद्वान हैं। मैं इस पर शर्त लगा सकता हूं। अगर आप हार गई तो आप क्या देंगी? जीवन ने कहा। सीमा ने एक सुखद मुस्कान के साथ कहा, मैं आपको ये पुस्तक दे दूंगी। हम दोनों को इस पुस्तक की आवश्यकता है। यदि हमें यह पुस्तक इस पुस्तकालय में मिलती है तो इसे आपके लिए छोड़ दूंगी। वो प्रस्ताव पाकर हंसने लगा। आप मेरी अपेक्षा से अधिक बुद्धिमान हैं। आपने क्या कहा कि आपका नाम क्या है? उसने उसकी आंखों में देखा। सीमा। मेरा नाम श्रीमती सीमा कुमार है। वो गंभीर हो गए। कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे थोड़ी देर के लिए भ्रम हो गया था। आपके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप विवाहित हैं। जीवन ने अपनी आवाज में स्पष्ट निराशा के साथ कहा। सीमा ने कहा, मैं ऐसी ही दिखती हूँ। ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं आपसे मिला, श्रीमती कुमार। श्री कुमार कहाँ काम करते हैं? जीवन ने अपने रास्ते जाने से पहले कहा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने सीमा को चोट पहुंचा दी थी। उसने अपनी आंखें नीचे की और लगभग फुसफुसाया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। हे भगवान, मैंने क्या किया? आज मेरा बुरा दिन है। ऐसा लगता है कि मैं आज आपसे मिलकर आपको चोट पहुंचाने के लिए मिला हूं। कृपया मुझे क्षमा करें सीमा जी, मैं वास्तव में बहुत दुखी हूं। जीवन ने बहुत गंभीर स्वर में कहा। आपने कोई गलती नहीं की है। मैं आपको किस बात के लिए क्षमा करूं? सीमा ने कहा, अभी भी अपने विचारों में खोई हुई थी। मैं जीवन हूं। मैं आपके विभाग के समाजशास्त्र विभाग में भी हूं। मैं खुद को भाग्यशाली महसूस करूंगा यदि मैं आपकी किसी भी मदद के योग्य हो सका। जीवन ने अत्यधिक क्षमा प्रार्थी तरीके से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जीवन, सीमा ने कहा और मुड़ी। वो उससे दूर चली गई। जीवन बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, हालांकि भी उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि सीमा की चुप्पी ने उसे छू लिया था। उस दिन के बाद वे कई मौकों पर मिले, कभी अपने विभाग में तो कभी पुस्तकालय में। सीमा भी उसके दयालु स्वभाव से प्रभावित थी। सीमा आमतौर पर अपने मौन कवच से ढकी रहती थी, लेकिन जीवन किसी तरह उसे अपने खामोश लिबास से बाहर निकालने में कामयाब रहता था। जीवन ने ऐसी ही एक मुलाकात में कहा, सीमा जी, कृपया अपने यह गंभीर चेहरा डॉक्टर रॉय के लिए रखें। हम दोनों यहाँ अकेले हैं। जब आप मुस्कुराती हैं, हंसती हैं तो आप बेहतर दिखती हैं। क्या डॉक्टर रॉय मुझे गंभीर पसंद करते हैं? सीमा को नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों और कैसे कहा। जीवन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप सुंदर दिखती हैं, चाहे आप हंस रही हो या नहीं। लेकिन जब आप हंसती हैं तो आपके गालों पर आपके डिंपल आपको और अधिक सुंदर बना देते हैं। हालांकि वो चाहती थी, वो जीवन से ऐसा कुछ नहीं कहने के लिए नहीं कह सकती थी। कभी कभी उसको लगता था कि जीवन की उपस्थिति में रोहित का चेहरा उसे सता रहा होता था। वो अक्सर ऐसे मौक़ों पर डर जाती थी, कहीं ऐसा न हो कि वो उसे रोहित कह दे। एक सुबह सीमा के साथ बातचीत करते हुए जीवन अचानक बहुत गंभीर हो गया। वो उससे कारण पूछना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा करने का साहस नहीं जुटा सकी। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती,
जीवन ने बोलना शुरू कर दिया, सीमा जी, रोहित की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन क्या आपका अकेलापन दूर करने के लिए आपके साथ कोई नहीं हो सकता है? सीमा ने उसका चेहरा देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसे फिर से चुप देखकर जीवन ने कहा, तुम्हारी बेटी को एक पिता की जरूरत है, इसके बारे में सोचो और मैं तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। जीवन ने बहुत गंभीरता से कहा। उस रात सीमा सो नहीं पा रही थी। वो रोहित और जीवन के बीच खो गई थी। नींद उसकी आंखों से मीलों दूर रह गई। सुबह जब उसने शीशे में देखा तो पाया कि उसकी आंखों के नीचे हल्की सूजन थी। उसकी सास ने यह देखा और बड़े प्यार से बोली, क्या हुआ सीमा? मुझे लगता है कि तुम कल रात ठीक से सोई नहीं। उसकी सास ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे दिलासा देने की कोशिश की। सीमा उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी। उसने उसे जीवन के बारे में सब कुछ बताया और उसने अपनी पिछली मुलाकात के दौरान क्या कहा था वो भी बता दिया। उसकी सास ने उसका चेहरा बहुत बारीकी से पढ़ा और ये भूलने की कोशिश की कि वह रोहित की माँ थी। वो एक स्वार्थी महिला नहीं थी। वो अपनी बहू की आंखें पढ़ सकती थी। उसने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे लगता है कि जीवन सही है मेरी बेटी। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगी? मेरी मृत्यु के बाद तुम और तुम्हारी बेटी बिल्कुल अकेले हो जाओगे। मुझे लगता है कि जीवन सही है। अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं तो मैं इस दुनिया को शांति से नहीं छोड़ पाऊंगी। उसके बाद उसकी सास ने सीमा से कुछ नहीं पूछा। वो एक अनुभवी महिला थी। उसने अपने रिश्तेदारों और करीबी पड़ोसियों को बुलाया। उनकी एक बैठक हुई और उन्होंने अच्छे बुरे हर पक्ष पर चर्चा की। वो व्यक्तिगत रूप से जीवन से मिली और सब कुछ व्यवस्थित किया। ये एक साधारण विवाह समारोह था जो उनके घर के पास एक मंदिर में आयोजित किया गया था। उसकी सास ने उसकी मां की भूमिका निभाई और एक देखभाल करने वाले माता पिता की तरह उसने उसे जीवन के साथ भेज दिया। जाओ मेरी बेटी, जीवन एक अच्छा आदमी है, वो तुम्हें खुश रखेगा। मैं हमेशा यहाँ हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अब जीवन आशु का पिता होगा। उसकी सास ने उसकी आंखों में आंसुओं के साथ कहा। शादी के बाद जीवन और सीमा एक हफ्ते के लिए एक हिल स्टेशन गए। आशु अपनी दादी के पास रही। जब वे वापस आए तो सीमा और जीवन अपनी सास के घर गए। सीमा ने आशु का सामान इकट्ठा करना और पैक करना शुरू कर दिया। अचानक उसकी सास ने कहा, क्या तुम आशु को अपने साथ ले जाने वाली हो? हाँ माँ, मैं उसे सप्ताह में कम से कम एक बार आपके पास लाऊंगी, या मैं उसे यहाँ आपके साथ कुछ दिनों के लिए छोड़ दूंगी, सीमा ने कहा। नहीं सीमा, कृपया मेरी आशु को मुझसे दूर मत करो। वो रोहित की याद का एकमात्र प्रतीक है। मुझे उसमें रोहित दिखाई देता है। वो मुझे सहारा देती है। उसकी सास की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जीवन ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की और कहा, माँ जी सही कह रही हैं सीमा। आशु को उसकी दादी के पास कुछ दिन रहने दो। आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं और उससे मिल सकती हैं। सास ने सीमा का चेहरा पढ़ा और उसकी आंखों में माँ के प्यार के स्पष्ट संकेत पाए। सास ने आशु को अपने कमरे से ले लिया और धीरे से सीमा की गोद में रख दिया और कहा, जाओ मेरी छोटी गुड़िया, अपनी माँ के साथ जाओ। तुम्हारी दादी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दादी ने अपनी पोती के माथे को चूमा और जल्दी से अपने कमरे में वापस चली गई। सीमा को सास की आंखों में दर्द दिखाई दे रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपनी बेटी को वहां छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो अपनी बेटी को लेकर जीवन के साथ घर से निकल गई। सीमा के लिए नए घर में ढलना मुश्किल नहीं था, लेकिन आशु के लिए ये इतना आसान भी नहीं था। वो हमेशा अपनी दादी के साथ रहती आई थी और उसको उसकी दादी की आदत हो गई थी। कुछ ही दिनों में वो उदास और कमजोर दिखने लगी। वो अपनी माँ की बात नहीं मानती थी और बिना किसी कारण के ही रोने लगती थी। जहाँ जीवन और सीमा अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते थे, वहीं आशु के रोने से उनका ध्यान भटक जाता था। एक दिन जीवन ने सीमा से कहा, मुझे लगता है कि हमें आशु को उसकी दादी के पास छोड़ देना चाहिए।
वो उस बड़े घर में बहुत अकेला महसूस कर रही होंगी। सीमा को आशु को उसके दादी के पास छोड़ने का विचार पसंद नहीं आया। कभी कभी आशु रात में रोती थी तो जीवन चिढ़ जाता था और तकिया लेकर ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर सो जाता था। सीमा को एहसास हुआ कि घर में सब कुछ ठीक नहीं था। आशु उनके साथ ही रहने लगी। सीमा अपनी बेटी को उससे दूर रखने के सोच भी नहीं सकती थी। अपने बेटे अनमोल के जन्म के बाद जीवन ने शायद ही कभी आशु की ओर देखा था। वह अनमोल को गोद में उठाए रखता था, जबकि आशु उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रही होती थी। सीमा को बहुत दुख होता था अपनी प्यारी बेटी को इस उम्मीद से देखते हुए देखकर, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अनमोल भी तो उसका ही बेटा था। लेकिन सीमा का मन बहुत दुखता था। एक दिन वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और जीवन से कहा, मुझे लगता है कि आपको कभी कभी आशु को अपनी गोदी में लेना चाहिए, उसे भी आपके प्यार की जरूरत है जीवन। जीवन ने कहा, लेकिन जब मैं उस पर चिल्लाता हूँ तो तुमको गुस्सा आता है। उसकी आंखों में देखोगी तो तुमको मालूम चलेगा कि वो मुझे पसंद नहीं करती है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जीवन? वो सिर्फ एक बच्ची है, वो आपसे नफरत कैसे कर सकती है? उसे बस आपसे थोड़ा प्यार चाहिए। सीमा ने उसे मनाने की कोशिश की। सब ठीक है सीमा, तुम्हारा प्यार उसके लिए काफ़ी है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम अनमोल को कम समय देती हो। तुम कभी भी अनमोल पर उतना ध्यान नहीं देती हो जितना तुम आशु को देती हो। जीवन ने काफ़ी देर तक सोचने के बाद सीमा से कहा। उसने सीमा के जवाब की प्रतीक्षा नहीं की और बाहर चला गया। उस दिन के बाद से सीमा अधिक सावधान रहने लगी। जीवन के सामने वो ज़्यादातर अनमोल को गोद में उठाने लगी, जबकि उसकी बेटी कमरे में एक कोने में बैठी रहती थी और उसे अपनी नन्ही आंखों से देख रही होती थी। जब वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने अपनी बेटी को उसकी दादी के घर छोड़ने का फैसला किया। ये बहुत ही दर्दनाक फैसला था, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। माँ, अपनी पोती को अपने पास रखो, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसने अपनी सास से कहा। ऐसा मत कहो सीमा, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। क्या तुमको लगता है कि मैं उसे वो सब कुछ दे पाऊंगी जो वो अपनी माँ से चाहती है? थकी हुई आवाज में उसकी सास ने कहा। माँ, मैंने सोचा था कि हमारी आशु को जीवन से एक नया पिता का प्यार मिलेगा, लेकिन नहीं, यहाँ तुम भूल कर रही हो सीमा। अगर तुमने उसके पिता की तरह का प्यार कहा होता तो मैं मान लेती, लेकिन तुमने कहा पिता का प्यार। जीवन उसे पिता जैसा प्यार दे सकता है, लेकिन पिता का प्यार नहीं। सीमा भ्रमित थी। माँ, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रही हूँ कि आपका क्या मतलब है। मूल हमेशा मूल होता है और विकल्प केवल एक विकल्प होता है, सास ने अपनी अनुभवी आवाज में कहा। मैंने किसे विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया माँ? तुमने जीवन को उसके असली पिता के विकल्प के रूप में स्वीकार किया है ना। तुम सोचती रही कि अगर रोहित जीवित होता तो वो आशु के लिए ऐसा करता, वो आशु के लिए वो लाता, लेकिन तुम वास्तविकता से दूर रही मेरी बेटी। कोई दूसरे की जगह नहीं ले सकता, कोई भी विकल्प मूल की जगह नहीं ले सकता, सास ने कहा। इससे पहले कि सीमा कुछ कहती, उसकी सास आशु को गोद में लेकर उसके कमरे में चली गई। अब आशु सीमा से बहुत दूर है। वो अपनी प्यारी दादी के साथ बैठी होगी, अपने पिता के बचपन की कहानियां सुन रही होगी। सीमा मानती है कि उसने आशु को उसके माता पिता दोनों के प्यार से वंचित कर दिया। जब वो आशु के साथ रहती थी, वो अपनी ठुड्डी को अपनी हथेलियों पर टिका लेती थी और क्षितिज की ओर देखती थी। लगता है कि आशु को अपने पिता की तलाश थी। क्या देख रही आशु? आशु ने बड़ी मासूमियत से कहा। पापा उस बादल के पीछे छिपे हैं, है ना माँ? जब बादल साफ होंगे तो वो आगे आ जाएंगे। सीमा ने आशु के पिता के बारे में सच बताने का फैसला किया था। सीमा आशु को बताना चाहती थी कि उसके पिता मर चुके हैं, लेकिन उसकी सास ने उसे रोक दिया था। एक युवा लड़की के रूप में
उसके लिए सच्चाई को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा सीमा। उसे विकल्प को स्वीकार करने का विकल्प मिलना चाहिए, उसकी सास ने कहा। जब सीमा ने आशु से कहा था कि वे गोवा जा रहे थे तो वो उत्साह से उछल पड़ी थी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी माँ। लेकिन तुम्हें स्कूल जाना है आशु। अगर आप अपनी कक्षाओं को छोड़ देंगी तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इस बार सीमा की जगह जीवन ने कहा था। नन्हे अनमोल ने आशु को सांत्वना देने की कोशिश की और कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारे लिए गोवा से ढेर सारे गोले और अन्य उपहार लाऊंगा। आशु को सास ससुर के साथ छोड़ते समय सीमा ने अपनी बेटी के मोती सदृश आंसुओं को इकट्ठा किया और उन्हें अपने रुमाल में साथ ले आई थी। गोवा में जीवन की संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। सीमा और अनमोल उनके साथ गोवा जा रहे थे, लेकिन आशु, अचानक उसकी तंद्रा टूट गई। उसका बेटा अनमोल उसका हाथ खींच रहा था। उसने खुद को नियंत्रित किया और उठ गई। मम्मी, वहां देखो, एक बड़ा समुद्री तूफान आ रहा है। ये हमारे जहाज को डुबा सकता है, अनमोल ने अपनी भयभीत आवाज में कहा। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर वो सचमुच डर गया। उसने कहा, मम्मी डरो मत, हमारे जहाज को कुछ नहीं होगा। सीमा ने कई बार जीवन से कहा था कि वो जहाज से नहीं जाना चाहती, लेकिन वो नहीं माना। उनका बेटा अनमोल चाहता था कि वो लोग पानी के जहाज से गोवा जाएं। रोहित की मृत्यु के बाद उसे समुद्र और समुद्र से जुड़ी हर चीज से घृणा हो गई थी। रोहित चला गया सीमा, तुम अभी भी उसके नाम के साथ जी रही हो। तुम उन लोगों के बारे में नहीं सोचती हो जो तुम्हारे आसपास रह रहे हैं, जीवन ने गुस्से में कहा था। उसने अंधेरे क्षितिज की ओर देखा। समुद्र की लहरें पहले से ज्यादा ऊंची थी। ये एक बहुत बड़ा तूफान होने वाला था। उसने अनमोल का हाथ पकड़ा और वापस अपने केबिन में चली गई। कुछ देर बाद जीवन ने केबिन में प्रवेश किया और कहा, लगता है इस साल की शुरुआत में मानसून शुरू हो गया। इस मौसम में गोवा में मजा नहीं आएगा। उसे निराश देखकर सीमा ने सोचा कि जीवन शायद उस विशाल तूफान को पूरी तरह भूल गया था जिससे सीमा बच गई थी। सास ने प्रस्थान के समय कहा था, अब यह तुम्हारे हाथ में है सीमा। क्या तुम अपने जीवन में एक और तूफान को आमंत्रित करना चाहती हो? सीमा समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहती थी। उसने जीवन की ओर देखा और सोचा, मैं कब तक ये दोहरा जीवन जीती रहूंगी। रोहित मेरा अतीत है और जीवन मेरा वर्तमान है, और यही एकमात्र सत्य है। जीवन वास्तविक है और वह रोही का विकल्प नहीं है। मुझे कोई और रास्ता खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जल्दी बारिश होने लगी और जो लोग डेक पर खड़े थे वे अपने अपने केबिन में चले गए। अचानक उसने जीवन की ओर देखा और कहा, हाँ तुम सही हो जीवन, मैं अतीत में नहीं रह सकती, लेकिन ये सब भूलना बहुत मुश्किल है। नहीं सीमा, तुमको साहसी होना होगा। ये मत सोचो कि मैं आशु से नफरत करता हूँ। नहीं, मैंने तुमको केवल इसलिए प्रस्तावित किया था क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी बेटी के बारे में सोच रहा था। लेकिन हमारी शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम अब भी अपनी बेटी को देखती थी। तुम अपने अतीत में खो जाती थी। हमारे बच्चे हैं आशु और अनमोल। तुमको उनके लिए मुस्कुराना होगा, तुमको उनके लिए हंसना होगा और तुमको उनके लिए जीना होगा। मुझे माफ कर दो जीवन, मैंने तुम्हें कभी वह खुशी नहीं दी जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। वह उसके करीब आई और उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। जीवन ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, मैं खुश हूँ सीमा। कल मैं तुम्हारी सास और हमारी बेटी आशु को हवाई टिकट भेजने जा रहा हूँ। वे कल हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम एक परिवार होंगे, एक पूरा परिवार। उनकी शादी को 9 साल हो चुके थे, लेकिन सीमा ने कभी भी खुले तौर पर ये शब्द नहीं कहे थे। पर अब वह अनायास ही जीवन के कानों में फुसफुसाई, आई लव यू जीवन। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ सीमा। अपने माता पिता को एक साथ इतना खुश देखकर अनमोल बहुत खुश हुआ। सीमा ने कहा, मुझे अपनी नई कहानी के लिए एक प्लॉट मिल गया है। मुझे पता है कि यह बहुत हिट होने वाली है। जीवन ने कहा, अब अपनी कहानी भूल जाओ और बटन दबाओ और रूम सर्विस को बुलाओ। मुझे भूख लगी है। चलो आज रात एक भव्य डिनर करते हैं
जीवन ने कहा और अपनी पत्नी और उसके बेटे के बीच बैठ गया। सीमा गोवा में अपनी छुट्टियों की योजना बनाने लगी। आपके सेमिनार के बाद हम गोवा में 1 सप्ताह बिताएंगे। हम गोवा के सभी प्रसिद्ध स्थानों का दौरा करेंगे। कल आशु और उनकी माँ हमारे साथ शामिल होंगे। हम बहुत सारी तस्वीरें लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जीवन, आप एक अच्छे पिता हैं। तुम एक अच्छी माँ हो सीमा। मैंने तुम्हें प्रस्ताव नहीं दिया होता और अगर मेरे मन में कुछ और होता तो मैं एक छोटी कुंवारी लड़की से शादी कर लेता। मुझे तुम में गुण मिले और मुझे पता था कि मैं कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा किसी और लड़की में वो सारे गुण। जीवन उसे चिढ़ाने लगा। अब तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? नहीं, तुम एक अद्भुत पत्नी और बेहद प्यार करने वाली माँ हो और आप एक महान पति और बहुत देखभाल करने वाले पिता हैं। जहाज का सायरन उन्हें वापस वर्तमान में ले आया और उन्होंने महसूस किया कि अनमोल चुपके से मुस्कुरा रहा था। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हो सके तो हमारी कहानियाँ अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे।